हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। ये पीटी 365 इकॉनमी की पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएसटी के साथ। इट मीन्स कि इस बार नया टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डेवलपमेंट। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जीएसटी रिजिम जो है 3 साल कंप्लीट हो गई है। 2017 1 जुलाई को जीएसटी को लाया गया था। तो अब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इसमें देख लेंगे कि सारी बातें क्या क्या इन 3 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, लेकिन जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं उससे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते जाऊँगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि फिस्कल स्टिमुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपने देखा कि फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है वो रिलीज़ किया गया है। हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कोविड-19 को देखते हुए। तो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्राइब करती है फिस्कल स्टिमुलस को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिससे कि इंश्योर कर सके कि हमारे यहाँ जो गुड्स की सप्लाई है वो उस हिसाब से होगा जितना की डिमांड हो रहा है। सेकंड है कि ये एक इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन है गवर्नमेंट की, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंट्री में बूस्ट हो सके। थर्ड है कि ये गवर्नमेंट की इंटेंसिव एक्शन है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जिससे कि जो लोन की डिस्बर्समेंट है, लोन सही तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर और इससे जो अलाइड सेक्टर है उनको मिल सके, जिससे कि हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो और इससे जो है हमारा फूड इन्फ्लेशन भी हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि एक्सट्रीम एफर्मेटिव एक्शन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जिससे कि हमारी जो पॉलिसी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो हम लोग परस्यू कर सकें। तो फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पे किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। मैं कल इसके आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। सेकेंड क्वेश्चन है जो कि अगेन 2011 में पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक। और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एक्शंस है जो कि गवर्नमेंट अगर लेती है तो इससे हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो पाएगा। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे टर्म्स की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। करेंट अकाउंट डेफिसिट कहने का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है और हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे यहाँ से सामान बनकर बाहर दूसरे कंट्री में बहुत कम जा रहा है, लेकिन हम लोग बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है हमारा करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा कि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इंपोर्ट घटाना होगा, तब ये बिल्कुल सही हो पाएगा, डेफिसिट से हम लोग उभर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि पैसे में कमी आ गई। पैसे में कमी सरकार की कब आती है, जब वो खर्चे ज़्यादा करते हैं और उनके पास रेवेन्यू कम बनता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है उसको कम करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। क्या डोमेस्टिक करेंसी को, जो हमारी रुपीज़ है, उसको, उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दें, या फिर हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम कर दें, या फिर एक सूटेबल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट हो और फंड जो है हमें वो एफआईआई से मिले। तो यहाँ पे इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगेन ये छोटी सी न्यूज़ है, विजनाइज की टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेंगे जीएस के, और सीसैट आपको 4 मिलेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वीडियो फॉर्म के ही रूप में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर को सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो आप लोग इस तरीके से प्रोसेस आप देख सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पे मेल कीजिए ऋषिका ch77@gmail.com। इसमें आप लोग मेल कर सकते हो, फिर आप लोग को फर्दर जो है बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। पेमेंट मोड भी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक और बात कि ऑल्टरनेटिव जो चैनल है उसकी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप लोग जो है कम्युनिटी पोस्ट में आप कल देख ही लिए होंगे। टेलीग्राम चैनल में आप लोग अगर कनेक्टेड हो तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल गया है। तो बहुत तरीके की आप लोग देख रहे हो कि डे टू डे कोई ना कोई चैनल जो है वो हैक हो जा रहा है, या फिर यूट्यूब जो है अपने आप उसको ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं। तो बहुत तरीके के रीजंस निकल कर आ रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक भी उसमें से वन ऑफ द रीज़न है। तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं सेफ साइड लेकर चल रही हूँ। एक ऑल्टरनेटिव चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें अभी आपको कोई लेसन नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये चैनल किसी कारणवश अगर नहीं रहा और नहीं चला, इसमें आपको लेसन्स देखने नहीं मिलेंगे, तो मैं वहाँ पे विद इन 2 डेज़ में आपको जितने भी वीडियोस हैं, मंथली करंट अफेयर्स हो या फिर आपका पीटी 365 की सारी लेसन्स मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, अगर आप लोगों को बार बार रिविज़न करना होगा, तो इसलिए इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको मैं यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर भी प्रोवाइड कर दूँगी, इन केस अगर कुछ होता है तो फाइन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
1 जुलाई 2007 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे? तो हमारे यहाँ 101, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। 101 रुपया भी आप लोग देते होंगे कहीं, तो वही आप समझ सकते हो कि 101 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कि जीएसटी लाया गया है। और इसमें बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको सब्स्यूम किया गया है, डायरेक्ट टैक्स नहीं किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स किया गया है। तो यहाँ पे 17 इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। तो ये सारे टैक्स को आपका सब्स्यूम करके एक आपका कंज्यूमर बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड इसको टैक्स बनाया गया है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स जो इसमें आपका सब्स्यूम नहीं किया गया, कुछ ऐसे भी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको कि अभी बाहर रखा गया है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि बहुत सारा अब जब से जीएसटी लगा है 3 साल हो चुके हैं, तो स्टेट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो बाहर निकल कर आते हैं, सेंटर से कंप्लेन करते हैं कि उनके यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है जीएसटी को लाने से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी टैक्स है अभी इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि बाहर रखा गया है जीएसटी से, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को खास करके ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देखो कि कस्टम ड्यूटी है लगाया गया, कस्टम ड्यूटी आपका बाहर रखा गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी जब भी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उस सामान में लगाया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जैसे कि बाहर से अगर चाइना अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे भी कम दाम में अगर वो कोई सामान हमारे कंट्री में डंप करते, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू घट जाएगी और लोग उस तरीके के सामान के पीछे, चाइना के प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा भागने लगेंगे। और हमारी मार्केट जो है चाइनीज़ गुड्स से अगर फ्लड हो जाए तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। सेंट्रल एक्साइज लगाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, और वैट लगाया जाता है अल्कोहल में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। जैसे ही हमारा लॉकडाउन अनलॉक हुआ था तो उस समय सबसे पहले अल्कोहल की शॉप ओपन हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। तो ये आप याद रख सकते हो। उससे क्या हुआ कि उससे सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल एक्साइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जिससे कि आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें आज की डेट में महंगे देखने को मिलते हैं। तो बस ये चीज़ें इतने आज की डेट में इसलिए महंगे हैं क्योंकि लॉकडाउन में सरकार को बहुत घाटा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको बहुत घाटा हुआ। तो वो अपने रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके से पैसे इतना बढ़ा रहे हैं और टैक्स इतना लगा रहे हैं। जीएसटी की बात करूं तो आज की डेट में सारे प्रोडक्ट्स में लगता है। एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं लगता, अल्कोहल में नहीं लगता, रियल एस्टेट जो कि आपका बिल्डिंग वगैरह बनता है उसमें नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लगता। और आज की डेट में भी 4 स्लैब यहाँ पे है, जैसे कि 5% ऑफ टैक्स आपको देखने को मिलेगा, 12% है, 18% है, 28% है। फाइन। तो ये अगर आप लोग देखोगे कि जीएसटी आप लोग कभी भी कुछ खरीदते हो सामान तो उसमें 12% का आपका जीएसटी लग जाता है। तो 12% का जो जीएसटी लगता है ये आपका डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। जब भी आप रिसिप्ट ज़रूर देखना, उससे आप क्लियर हो जाओगे। सीजीएसटी में आपका 6% जाता है और एसजीएसटी में ये आपका 6% जाता है, यानी कि इक्वली ये डिवाइड हो जाता है, तब जाकर आपका 12% जो है वो टैक्स लगता है। उसी तरीके से 18% है, तो यहाँ पे 99% जो है आपका ये डिवाइड हो जाता है। वहीं अगर आप लोग देखो तो ये 28% का भी इसी तरीके से लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल यहाँ पे बनाया गया, जिसको कि एक संवैधानिक बॉडी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक बाकायदा एक आर्टिकल रखा गया है जो कि 279 सब क्लॉज ए है। तो ए जो यहाँ पर लगाया जाता है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 21 आर्टिकल में भी आपका ए देखते हो, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है। तो जब भी ये ए लगाया जाता है ना, ए फॉर अमेंडमेंट होता है। इट मीन्स कि आप समझ जाओ कि ओरिजिनली ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब हमने इसे अडॉप्ट किया था, बाद में इसको अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया है। फाइन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 279 ए है, तो ए लिखना मत भूलिएगा। ये हमारा संवैधानिक बॉडी इसको बनाया गया, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है जो भी जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज़ अराइज होते हैं। इस काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि इसको चेयर करते हैं। अदर मेंबर भी हैं, जैसे कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर होते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस के, मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं फाइनेंस के, और टैक्सेशन के होते हैं सारे स्टेट के। साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन इनका जो दिया जाता है वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट है उन सबको इनकी रिकमेंडेशन को मानना होगा और अपने यहाँ पे उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। सारे डिसीजंस जो है वो 75% मेजोरिटी ऑफ मेंबर के हिसाब से लिया जाता है। टोटल मेंबर जो होते हैं उस काउंसिल में प्रेजेंट, उसमें से 75% मेंबर्स जो है अगर वो हाँ कर देते हैं उस डिसीजंस को लेकर, तो वो डिसीजन यहाँ पर पक्का हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, ये आप समझिए। सबसे पहली बात यहाँ पे निकल कर आई थी एंटी प्रॉफिटेरिंग। एंटी प्रॉफिटेरिंग है क्या?
तो ये कहा जाता है कि कोई भी बेनिफिट, जैसे आप देखते हो कि जब स्टार्टिंग में जीएसटी लाया गया था तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसको कि 28% के स्लैब में रखा गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि टैक्स रेट को कम किया गया। जैसे कि 28% में जो टैक्स रखा गया था, रेफ्रिजरेटर आपका रखा गया था, तो रेफ्रिजरेटर को हटा के 18% में आपका ला दिया गया 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद जो है जीएसटी काउंसिल ये कह दी कि अब रेफ्रिजरेटर 18% के टैक्स स्लैब में है। लेकिन क्या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे? क्या कस्टमर को आज की भी डेट में 28% के हिसाब से दिया जा रहा है, या फिर जो रियल है 18% उसके हिसाब से दिया जा रहा है कि नहीं? तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए और इस चीज़ को देखने के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग एक बॉडी बनाई गई थी जीएसटी काउंसिल के अंदर, कि वो हर एक जगह जाकर देख रहे कि ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, हर एक राज्य में, हर एक दुकान में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दी हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 18% में थे, उनको घटा के 12% में लाया गया, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, एग हो गया, आपका मैगी वगैरह हो गया, तो वो सब पहले 12% में था, उसको घटा के 5% में लाया गया। तो यही चीज़ देखा जा रहा है कि कंज्यूमर को, हम जैसे जो कंज्यूमर है, हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, या फिर जो ऊपर ही ऊपर वो बंद रूम में जो भी डिसीजन हो रहा है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उस चीज़ को बाहर निकाल कर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे एंटी प्रॉफिटेरिंग बॉडी बनाया गया था। ठीक है, प्रॉफिट को रोकने के लिए, यानी कि एंटी प्रॉफिटेरिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रॉफिट हो, सारे लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, इस चीज़ को देखा जा रहा है। सेकंड, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे टाइम आता है आपका टैक्स पे करने के लिए, जितने भी आउटपुट निकल कर आते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी टैक्स इनपुट के ऊपर जो भी रिड्यूस हुआ है उस चीज़ को देखा जाता है। इट मीन्स कि आप देखो पहले क्या लगता था, जब जीएसटी नहीं था तो इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कैसे लगा? तो आप देखो कि टोमेटो का, अगर टोमेटो केचप बनाना है और उसको मार्केट में लाना है तो हर जगह टैक्स लगता था। जो टोमेटो इंडस्ट्री में आया, इंडस्ट्री में टोमेटो केचप बना, उसमें टैक्स लगा। उसके बाद ये केचप जो है फैक्ट्री से निकल के मार्केट में गया, उसमें टैक्स लगा। और उसके बाद ये मार्केट से जब लोग, हम जैसे लोग खरीदते हैं, तो हम लोग को भी टैक्स पे करना रहता है। तो हर एक रास्ते में, हर एक मोड में यहाँ पे टैक्स लगता था, जिसको कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। यानी कि जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किसी और फॉर्म में होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से टैक्स लगता था। फाइन, लेकिन अब जीएसटी आ गया तो इस चीज़ को हटा दिया गया। तो अब जीएसटी का कहने का मतलब है कि सिर्फ आउटपुट पर डायरेक्ट जो टोमेटो से जब केचप बन जाएगा और वो इंसान जब खरीद लेंगे, हम जैसे कंज्यूमर खरीद लेंगे, तो बस हमें लास्ट में एक टैक्स देना होगा। बीच में जो इतने सारे इंटरमीडिएरी टैक्स थे सबको हटा दिया गया। तो आउटपुट के ऊपर जो टैक्स लगता है उस टाइम को, जब यहाँ पे आप देखो कि जितनी भी इनपुट में टैक्स ऑलरेडी जो पे किया गया है उसको कम करके आउटपुट के ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इनपुट के ऊपर टैक्स कम हो गया लेकिन क्रेडिट हमारा आउटपुट में जा रहा है। फाइन। थर्ड, यहाँ पे ई वे बिल आया था। ई वे बिल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है और ये ज़रूरी है ऐसे पर्सन को जो कि सामान को लेकर जा रहे हैं। जैसे कि आपका गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसमें सामान की कॉस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा है और ये आपका 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो लंबा दूरी तय कर रहे हैं, तो फिर उसको यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना होगा। आज के डेट में आप देखो कि इसमें आपका गोल्ड को बाहर रखा गया। जब गोल्ड की यहाँ पे आपका ट्रेडिंग वगैरह होती है या फिर गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसको यहाँ पे बाहर रखा गया। लेकिन हाँ, कोई भी सामान है तो उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उनकी मिनिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मिनिमम कॉस्ट अगर 50,000 रुपीज़ है, तो उस तरीके के ट्रांजैक्शन पे, उस तरीके के ट्रेडिंग पे ये आपका ई वे बिल को जनरेट करना होगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म है जो कि जीएसटी के अंदर है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ की डेवलपमेंट देख लेते हैं जो कि जीएसटी को लेकर आज रिसेंट टाइम में हुआ है। तो सबसे पहले टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे HNS कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी अप्रैल 2021 से, यानी कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से, उससे ये स्टार्ट होगा कि अगर कोई टैक्स पेयर है और उनका टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक तरीके का कोड होता है जो कि हमारे यहाँ के वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है क्लासिफिकेशन करने के लिए। यानी कि HNS कोड जो दिया जाता है ये एक तरीके का कोड है जिसमें कि जितने भी ट्रेडेड जो गुड्स होते हैं वो भी कस्टम पर्पस के लिए, तो उनका कैटेगरी पता चलता है कि अच्छा ये इस कैटेगरी के है। अगर इनमें HSN कोड है तो उनकी कैटेगरी ये अलग डिफाइन होता है। अगर जिस प्रोडक्ट में ये कोड नहीं होता है तो उनकी कैटेगरी अलग डिफाइंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे HNS कोड जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा।
साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके द्वारा इंडिकेट किया गया है कि जो भी यहाँ पे फेक जीएसटी इनवॉइस को जो इशूअर होता है और जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको यहाँ पे डिटेन किया जाएगा। यानी कि गलत तरीके का भी आप देखोगे कि जो जीएसटी रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट कराते तो उनको यहाँ पे सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। एक कानून है हमारे यहाँ जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 है, तो इसके तहत उनको जो है यहाँ पे पेनाल्टीज़ दी जाएगी। आज के डेट में आप देखो कि कुछ भी एक्शंस यहाँ पे जो लिया जाता है जीएसटी लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर लिया जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि ये जो कानून है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, इसमें क्या है ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है कुछ सर्टेन केसेस में, जैसे कि कंजर्व करना या फिर कोई फॉरेन एक्सचेंज है उसको ऑगमेंट करना या फिर कोई स्मगलिंग एक्टिविटीज़ है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है। यानी कि पकड़ा जाएगा, ऐसे हिसाब से पकड़ा जाएगा कि अगर सरकार को लगेगा कि नहीं आप कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो इस केस में जो है ना उस तरीके के लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए पकड़ लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जीएसटी भी लगाया जा रहा है लॉटरी या फिर बैटिंग या फिर गैम्बलिंग में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा भी गया है। यानी कि आप देख सकते हो कि आर्टिकल 366(12) के अंडर ये गुड्स क्या क्या होते हैं उसको डिफ़ाइन किया गया हमारे संविधान में, जो कि काफ़ी इंक्लूसिव भी था। और यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग हो, यानी कि गुड्स जितने भी सामान हैं उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये भी अभी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी कहा गया है कि जीएसटी को लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग में लगाना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। अब एक बात और निकल कर आया है कंपेंसेशन सेस। जैसे कि सेस आपको बताई हूँ कि एक तरीके का टैक्स होता है जो कि किसी पर्पस के ऊपर लगाया जाता है। अभी मैं आपको बताई कि कोविड-19 को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो बहुत कम जनरेट हुई है, तो उसके लिए जो जीएसटी जो लगाया जा रहा है उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट का ये कंप्लेन है कि बहुत ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है जो कि जीएसटी से पहले था। तो फिर अब कंपनसेशन देने की बात तो पहले ही की गई थी, तो कंपनसेशन को पूरा करने के लिए कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा। तो रिसेंटली एक टसल यहाँ पे निकल कर आया था स्टेट और सेंटर के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे देखने को मिला कि 30,000 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ है, वो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस में। तो अब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या और ये पूरी लड़ाई किस चीज़ के ऊपर है ये समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा कानून है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, इसको 2017 में इसी चीज़ को लाया गया था और सेंटर के द्वारा ये वायदा किया गया था स्टेट से कि अगर स्टेट की रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं होगा तो उन सेंटर के द्वारा उनको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। बट इस कानून के अंदर रखा गया था कि जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है किसी राज्य का, उसकी अगर परसेंटेज देखें तो वो 14% है, लेकिन अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ किसी स्टेट का अगर 14% से कम होता है तो वो स्टेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे कि उनको यहाँ पे इस कानून के अंदर कॉम्पनसेशन मिलेगा। साथ ही ये कॉम्पनसेशन जो है वो इस स्टेट को पेएबल भी होगा, तो उसको आप देखो कि प्रोविजनली कैलकुलेट किया जाएगा और हर एक 2 मंथ के एंड में इसको रिलीज़ किया जाएगा, 2 मंथ के एंड में रिलीज़ किया जाएगा और दिखा जाएगा कि 14% के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर 14% से कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है किसी राज्य का तो फिर उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन देने की बात की जाएगी। फाइन, अब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस कानून के अंदर वो क्या होगा, वो कॉम्पनसेशन जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सेस है जिसमें कि सेस आपका जितने भी सिन और लग्जरी गुड है उसको 5 साल के लिए लगाया जाएगा। जैसे कि आपका जितने भी वाइट गुड्स होते हैं, चाहे आप कोई लग्जरी कार लो या फिर एयर कंडीशनर लो, रेफ्रिजरेटर लो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ये लग्जरी गुड्स है और सीन गुड्स के अंदर आती है। तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे सेस लगाया जा रहा है और अगले 5 साल तक लगाया जाएगा। तो इंटायर जो सेस यहाँ पे कलेक्ट होगा इस साल में, इस 5 साल में, तो ये आपका क्रेडिट किया जाएगा, वो भी जीएसटी कॉम्पनसेशन शेड्स फंड में जो कि नॉन लैप्सेबल है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक साल में अगर मान लीजिए कि 1000 करोड़ यहाँ पे फंड को डाला गया, यहाँ पे फंड आपका आया जीएसटी सेस कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू, ये सारे लग्जरी आइटम्स है, तो नेक्स्ट ईयर ये आपका लैप्स नहीं होगा, ये उसी में रहेगा 1000 करोड़ और नेक्स्ट ईयर अगर 2000 करोड़ आएगा तो वो पहले का जो 1000 करोड़ है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा, टोटल 3000 करोड़ हो जाएगा। ओके, तो ये नॉन लैप्सेबल कहने का मतलब यही होता है। जैसे एमपी लैड भी था जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे आपका फंड था, एमपी लैड फंड था, ये भी आपका नॉन लैप्सेबल है, ये भी लैप्स नहीं करता, तो उस हिसाब से ये भी काम करेगा। जो कलेक्टेड यहाँ पे कॉम्पनसेशन सेस है वो आपका यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें फ्लो होगा और फिर इसको ट्रांसफर किया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस फंड जो है बनाया गया है। तो ये डायरेक्ट आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, जितनी भी यहाँ पे जो सेस आएगी ना वो डायरेक्ट तो यहाँ पे जाएगा सीएफआई में, कंसोलिडेटेड फंड
फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन उसको फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसको कि हम लोग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहते हैं। वहाँ पे इस सेस को बनाया गया है, इस फंड को क्रिएट किया गया, वहाँ पे ये पैसा जो है रखा रहेगा। ठीक है, ये जो इशू है ये निकल कर आया था पेमेंट लेकर, जो कि 2019 में अगस्त सितंबर में पेमेंट बहुत डिले हो चुका था, यानी कि कॉम्पनसेशन सेस जो देना चाहिए इस राज्य को, तो ये नहीं दिया जा रहा था। इसलिए इस सारी चीज़ों को लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेंटर के द्वारा देरी किया जा रहा था, तो स्टेट वाले जो है यहाँ पे भड़क गए। अब स्टेट का क्या स्टैंड है इस सारे इश्यूज़ को लेकर ये समझते हैं। स्टेट का कहना है कि सेंटर जो है ना उनकी मोरल और जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उनको ऑनर नहीं कर रही है, इनइफेक्टिव देखने को मिल रहा है। जीएसटी काउंसिल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। 1/3 यहाँ पे वोटिंग पावर है, तो सेंटर के पास एक वर्चुअल वीटो है डिसीजन मेकिंग का। तो वीटो कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट मेंबर है, 5 मेंबर है ना, तो उसमें भी उनके पास वीटो पावर है। वीटो कह देने के का मतलब है कि कोई भी अगर डिसीज़न निकल कर आता है और उसमें उस कंट्री 5 कंट्री है, अगर 5 कंट्री में से एक अगर बोल देना वीटो, यानी कि ये डिसीज़न ख़त्म हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 1/3 वोटिंग पावर तो दिया गया है, यानी कि आप देखोगे कि जीएसटी काउंसिल में राज्यों के पास ज़्यादा पावर है। फाइन, राज्यों के पास ज़्यादा पावर है एज़ कंपैरिजन टू सेंटर, लेकिन सेंटर के पास एक खतरनाक पावर है जिसको कि वीटो कहते हैं। अगर सेंटर को लगेगा कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो वो वीटो लगा देते हैं। ऐसा भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही साथ 3/4 मेजोरिटी जो है ना वो इस डिसीज़न को पास करने के लिए ज़रूरी है। तो ये याद रखना है कि वोटिंग पावर 1/3 है, लेकिन किसी डिसीज़न को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी की ज़रूरत है। अब सेंटर का क्या स्टैंड है, सेंटर अपने तरफ से क्या कह रहे हैं। सेंटर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्पनसेट करना है स्टेट को इमीडिएटली, ये रिफ्यूज़ किया गया कि तुरंत जो यहाँ पे राज्य सरकार को जो कॉम्पनसेट करने की बात की जा रही है ये गलत की जा रही है, और स्टेट को यहाँ पे 2 ऑप्शन के साथ ये जो कॉम्पनसेशन है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे और भी आर्ग्यू किया गया कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड है इसकी जो इनफ्लोज़ है वो यहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से हो रही है, और अगर ये इनएडिक्वेट होगा तो सेंटर जो है ना वो ऑब्लाइज्ड होंगे कि वो उनके यहाँ पे सप्लीमेंट को भी दूसरे सोर्सेज से वो पूरा करें। इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा ये कहा गया है कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड है इसमें पैसे भरने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लाया गया। सेस के हिसाब से अगर जितना ज़रूरी है इस फंड में अगर पैसा नहीं आया तो सेंटर का ये मानना है कि सेंटर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी और सोर्स से पैसा लाकर जो है स्टेट को दे। एट एनी कॉस्ट स्टेट का जो कॉम्पनसेशन है वो पूरा सेंटर को करना है, या तो इस फंड के थ्रू करे या तो वो किसी और सोर्स से करे, लेकिन करना तो है ही। ये बातें रखी गई है। अब 2 ऑप्शन जो यहाँ पे कहा गया है कि सेंटर कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन के थ्रू जो है स्टेट को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 है कि यहाँ पे 2.35 लाख करोड़, यानी कि फुल जीएसटी कॉम्पनसेशन जो शॉर्टफॉल हुआ है वो फिनेंशियल 2021 के लिए हुआ है। तो शॉर्टफॉल हुआ है क्योंकि पैंडेमिक के कारण हुआ है और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण हुआ है। सेकेंड है कि बोरोविंग अगर हम लोग मार्केट से देखें तो ये सेंटर कर रही है और आरबीआई को भी फैसिलिटेट किया गया है। सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होगा 97,000 करोड़, यानी कि ये आपका जो है टर्नओवर के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया और साथ ही साथ बोरो भी किया जा रहा है जो कि आरबीआई के साथ किया जा रहा है, वो भी स्पेशल विंडो के साथ। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। एक ऑप्शन है जिस स्टेट का भी यहाँ पे 2.35 लाख करोड़ होगा और दूसरे का 97,000 करोड़ होगा। तो उन दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। फाइन, अब रिजोल्यूशन क्या है, इसका क्या समाधान है। तो स्टेटमेंट जो है वो फाइनली ब्रोकन हो गया है सारे 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में, जिसमें कि लेजिस्लेचर है। तो ये आपका ऑप्शन 1 के साथ ही जा रही है, यानी कि ऑप्शन 1 के साथ ही ये सारे राज्य जाने के लिए रेडी है कि 2.35 लाख करोड़ है जिसका भी यहाँ पे टर्नओवर, तो फुल जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है 2021 में। फाइन, तो इतनी बातें याद रखनी है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट और एंटिटीज़ देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में है। तो एक एक करके सारे वर्ड्स की मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। अभी फिस्कल स्टिमुलस के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दी हूँ, तो उसके आंसर बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा। डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कहा जा रहा है। डिस्क्रिशनरी कहने का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो उसमें गवर्नर की चैप्टर पढ़े होंगे, प्रेसिडेंट की चैप्टर पढ़े होंगे। अब इन दोनों को, क्योंकि ये बहुत ही हायर पोस्ट में है ये, तो इनको कुछ एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया। इट मीन्स कि अगर अनकंडीशनल सिचुएशन अराइज होती है तो इनके पास खुद का भी मन का पावर है
कि उनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट है तो प्रेसिडेंट को इसलिए इस तरीके का भी पावर दिया गया है और राज्यों में गवर्नर को इस तरीके का पावर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि सरकार की पॉलिसी के कारण जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि सरकार खुद ही ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आ रही है जिसमें कि सरकार की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट तो इंक्रीज़ हो रहा है, एक तो सरकार की पॉलिसी के कारण हो रहा है और दूसरा है कि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, यानी कि स्टेबलाइज हो जाना, एकदम से स्थिर हो जाना, इसको ऑटोमेटिक कह रहे हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊँ, आई होप कि आप लोग करेक्ट आंसर दे दिए होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है बी। इट मीन्स कि ये एक इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन है सरकार की, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है। हमारे यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज लाया गया था, उसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सारी कुछ ठप हो चुकी थी लॉकडाउन में, तो उस चीज़ को वापस से रिवाइव करने के लिए हमारा जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, नेगेटिव में हो गया था। -23.4 समथिंग GDP हो चुकी थी और हमारा ग्रोथ भी गिर गया था। तो ग्रोथ को वापस से सही करने के लिए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वापस से अपने पोजीशन में लाने के लिए जो है फिस्कल स्टिमुलस इसे हम लोग कहते हैं। फाइन, तो यही चीज़ आपको भी देखने को मिलेगा अभी कि यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस है, यानी कि यहाँ पे जो है सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सही करने के लिए क्या करना होगा कि सरकार अपनी पॉलिसीज़ ला रहे हैं और पॉलिसीज़ ऐसा ला रहे हैं जिससे कि सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। फाइनली यहाँ पे जो है ज़्यादा पैसा निकालना पड़ रहा है, खर्चे ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। फाइन, और ये जो है इससे सरकार की खर्चे ज़्यादा हो रही है क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है और हमारा इकॉनमी की ग्रोथ कम हो रही है। सेकेंड यहाँ पे है कि पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जा रहा है। ग्रांट एक तरीके का लोन ही होता है जो कि आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये जो ग्रांट है एक मैकेनिज्म है जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और एक तरीके का कॉम्पनसेशन है, यानी कि जो स्टेट के द्वारा यहाँ पे सेंटर से हो रहा है लॉस, तो स्टेट के द्वारा जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट के द्वारा जो लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेशन करने के लिए फाइनेंस कमीशन आगे आएगी। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? जो भी टैक्स के थ्रू जितने भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो अगेन वो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन आगे निकल कर आ गए क्योंकि स्टेट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो एक तरीके का ये ग्रांट है जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट चंक होगा फाइनेंस कमीशन का, जो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है लोकल बॉडीज़ को। और अगर आप देखोगे फाइनेंस कमीशन के द्वारा और क्या ग्रांट दिए जाते हैं, तो ग्रांट दिया जाता है, इट मीन्स कि पैसे के रूप में मदद किया जाता है जितने भी रूरल ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर अर्बन क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, यानी कि पंचायत को और साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है। असिस्टेंस दिया जाता है जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, SDRF है, जैसे हमारे नेशनल में आपको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड देखने को मिलेगा, उसी तरीके से राज्यों में भी होता है। तो इसमें भी अगर पैसे की कमी हो जाती है तो फाइनेंस कमीशन इसमें भी ग्रांट देते हैं। तो ये आप समझ गए कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी कॉम्पनसेट किया जा सकता है राज्यों को, तो इसके लिए ये ग्रांट है लाया गया है। थर्ड यहाँ पे ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, TSA। ट्रेजरी जो सिंगल अकाउंट है ये एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट का, जो कि एक कंसोलिडेटेड व्यू देती है कि सरकार के पास जो है कैश रिसोर्सेज कितने हैं, कैश में कितने पैसे हैं। और TSA एक बैंक अकाउंट है, साथ ही एक सेट ऑफ लिंक्ड अकाउंट है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है ना सारे अपने रिसिप्ट और पेमेंट को ट्रांजैक्ट करती है। तो ये किस तरीके का अकाउंट है? अब ये सरकार की अकाउंट है जिसमें कि सरकार अपने सारे ट्रांजैक्शन करती है, तो उसका लेखा जोखा कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में। इसमें आपका एक इफेक्टिव एग्रीगेट कंट्रोल देखने को मिलता है सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर जितने भी पैसे हैं ना, कैश बैलेंस है, उसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि इस अकाउंट में जितने भी कैश बैलेंस होते हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और मिनिमाइज़ किया जाता है। इट मीन्स कि जितने भी पैसे सरकार के पास है, सरकार को इससे बताया जाता है कि आपके पास इतना पैसा है तो आप इतने ही खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट टू GDP रेशियो, कितना क्रेडिट हो रहा है उसको यहाँ पे GDP के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इंडिया का क्रेडिट टू GDP रेशियो है कितना? तो 56% है। इसको एकदम रट जाइए, क्योंकि जो डेटा इकॉनमी में होती है ना उसको आपको रटने के अलावा और कुछ नहीं करना है, या 2-4 बार आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो ये रट्टा मारा जाएगा। तो ये काम तो आपको करना ही है। क्रेडिट टू GDP रेशियो कितना है? 56 है। अब इसको अगर हम लोग एडवांस इकॉनमी के साथ कंपेयर करें जो कि 150 से 200% भी होता है, तो इससे हमारा देख सकते हैं आप सिर्फ हम लोग कहाँ आ रहे हैं? तो 56% में आ रहे हैं।
क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ये आप देखो कि बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब इकॉनमी अच्छी हुई होती है, या फिर आपका फॉल होता है जब इकॉनमी ख़त्म होती है। तो अभी हमारी लॉकडाउन के टाइम में हमारी इकॉनमी डाउन हो गई, तो हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कैसा हो गया? डाउन हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। तो इससे क्या हुआ? जीडीपी कम हो गया, जीडीपी कम हो गया तो क्रेडिट कम हो गया, यानी कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम हो गया। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें क्रेडिट टू जीडीपी गैप भी होता है, एक क्रेडिट टू जीडीपी गैप, यानी कि एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि इस रेशियो में और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में, यानी कि आज के डेट में अगर 56% है और कुछ कंट्री ऐसी भी है जिसकी की रेंज आपको 150 से 200% देखने को मिलेगा। तो यानी कि आज हम लोग का इतना है, अब ये आप अनुमान लगा सकते हो कि 2050 तक हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कैसा रहने वाला है। मे बी ये इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्टअप हो रही है, हमारी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इन्वेस्टमेंट में, तो मे बी हमारी जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो बेटर तरीके से डबल डिजिट में भी हो सकता है आगे आने वाले दशकों में, एक डिकेड में तो हो ही जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो कहीं ना कहीं 100 के अराउंड हो सकता है। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि हम लोग सोच समझ के जो है ना इस तरीके का एक कैलकुलेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे जो है हमारे यहाँ पे क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो रहने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना कि आज कितना है और आगे आने वाले दिनों में कितना होने वाला है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? गैप कह रहे हैं, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करेंगे। इट मीन्स कि मैं जिस तरीके से आपको बताई, मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ ग्रोथ में जितनी भी कमी है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा ग्रोथ के तरफ लेकर जाएंगे, है कि नहीं। तो ये एक गैप है जो कि इसको कहा जा रहा है कि आज क्या है और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या है। बेसल 3 है, यानी कि एक बेसल 3 नॉर्म्स होते हैं। बेसल एक सिटी है आपकी स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें कि बेसल 3 नॉर्म्स होते हैं जो कि सारे बैंकों को फॉलो करना होता है। जो भी हमारे सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है, जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको देखने को मिलते हैं वो सब किसके बेसिस पे चलते हैं, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि उसके बेसिस पे चलते हैं। तो बेसल 3 है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि सारे कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है ना वो अपना काम जो है बेसल 3 के द्वारा जितने भी रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए गए उनके बेसिस पे चलते हैं। तो बेसल 3 जो है ये गैप को यूज़ करते हैं, जो कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या रहने वाला है उसको। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर जो है वो यहाँ पे सेटअप करेंगे। अब ये है क्या? काउंटर है, साइक्लिक भी है, कैपिटल भी है, बफर भी है। इसका एम यही है कि हमारे बैंक की जो डिफेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। आज के डेट में आप देखोगे हमारे बैंक की हालत जो है थोड़ी बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि एनपीए की रेशियो बढ़ गई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा बैंकिंग ही चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एनपीए की रेशियो जो है ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, एनबीएफसी हो, सब जगह कॉर्पोरेट जगह आपको देखने को मिलेगा कि एनपीए की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जिससे कि हमारे बैंक जो है ना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस वो नहीं काम कर नहीं पा रहे, जितना उनको काम करना उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बैंकों को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करें, मजबूत बनाएं। तो इसलिए इसको लाया गया है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, जो कि हमारे सिस्टम में आज वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है, जो हमारे सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि डूबते जा रहे हैं। इसीलिए तो आज की डेट में सरकार को ये नौबत आ चुका है कि सरकार मर्ज कर रही है बहुत सारे बैंक। हमारे यहाँ कहाँ 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, आज के डेट में ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारी बैंक जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। हमारे बैंकों में जो लोन लेकर जा रहे हैं वो लोग अपने लोन को वापस रीपेमेंट नहीं कर रहे, इवन बैंक अपनी बेसिक अमाउंट भी वो रिकवर नहीं कर पा रही है। तो एनपीए की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब ऐसा रहा तो हमारे यहाँ और भी कम हो जाएगा, कंसाइज होते जाएगा और हमारे यहाँ 2-3 बैंक ही बच जाएंगे जो कि पहले के ज़माने में था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना हो और हमारे बैंक की हालत थोड़ी ठीक हो जाए, उसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है। यानी कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ा करने के घी निकालना होगा, यानी कि कैपिटल बफर लाना होगा, कैपिटल यहाँ पे जो है आपका इंक्रीज़ करना होगा। अब एक बार इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, डायरेक्ट मैं गूगल पे आपको दिखा रही हूँ। एक ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, यानी कि कैपिटल बफर है जो कि एक मैंडेटरी कैपिटल है कि इतने कैपिटल तो होना चाहिए, और एक तरीके का आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ सकते हैं जो कि ज़रूरी है कि कम से कम मिनिमम कैपिटल की जो ज़रूरत है उसको होल्ड करके रखे। बैंकों में आज के डेट में आप देख रहे हो कि पैसे की कमी हो रही है, तो मिनिमम जो एक कैपिटल होना चाहिए उस चीज़ को होल्ड करने के लिए ये आप काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर बनाया जा रहा है। ये एक तरीके का कैपिटल है जो कि बैंकों के द्वारा इसको रखा जाएगा, जिसमें कि बिजनेस साइकिल रिलेटेड जो भी रिस्क अराइज हो रहा है ना, जैसे कि अगर बैंकों के पास पैसे की कमी है तो एटलीस्ट वो यहाँ से अपनी जो कमी है, पैसों की जो कमी होती है उसको वो पूरा कर सके। फाइन, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो समझ गए, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि ड्यूटी स्ट्रक्चर है लेकिन इसको उल्टा कर देना, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके का कहा जा रहा है कि इन टैक्सेशन ऑफ इनपुट है जो कि हायर रेट में, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स लग रहा है। जैसे कि मैं अभी बोली कि टोमेटो से जो टोमेटो केचप बनाया जा रहा है और कस्टमर तक पहुँचाया जा रहा है, तो टोमेटो केचप जो बन के रेडी हुआ है और उसके लिए जितने भी टोमेटो लाए जा रहे हैं ना, तो टोमेटो का प्राइस हाई है, मान लीजिए कि 50 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन उस हिसाब से जो टोमेटो केचप बना है ना, इसकी अगर आप लोग कॉस्ट देखोगे तो ये इस पूरे टोमेटो से जितने से ये आपका केचप बना है उससे ये कम है। आउटपुट प्रोडक्ट की अगर यहाँ पे रेट कम हो जाए, वो भी आपका इनपुट के कंपैरिजन में, तो इसको कहा गया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, यानी कि उल्टा हो गया ड्यूटी स्ट्रक्चर। कैसा होना चाहिए, तो हमारा जो रॉ मटेरियल्स है उसकी जो दाम है वो कम होनी चाहिए, यानी कि इनपुट की दाम कम होनी चाहिए, आउटपुट का दाम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया, इसलिए इसको इन्वर्टेड कहा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग है। तो अगर हम लोग RBI के अकॉर्डिंग देखें तो बताया जा रहा है कि नेट जो हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग है, फिनेंशियल सेविंग है, वो बढ़ चुका है GDP का। पहले कितना था, 2018-19 में 7.2 था, अब ये कितना हो चुका है, तो 7.7 हो गया है। अगेन रट्टा मारिए इसको। तो नेट अगर हम लोग देखें कि हाउसिंग फिनेंशियल सेविंग्स कितना होता है, तो नेट कहने का मतलब है कि ग्रॉस, यानी कि टोटल में से फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ जितना है उसको माइनस कर दीजिए। अब ग्रॉस फिनेंशियल हाउस होल्ड फिनेंशियल सेविंग कहने का मतलब है कि जिसमें आपका पूरी तरीके से हो, यानी कि सेविंग्स आप किए होंगे करेंसी के फॉर्म में, या तो पैसे होंगे, या तो आप बैंकों में रखे होंगे, या तो कोई डेट सिक्योरिटी होगा आपका, या तो म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा, या तो पेंशन फंड खरीद रखा, या कोई आप इंश्योरेंस लेके बैठे हो, या फिर किसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ आपका क्या हो गया, ये ग्रॉस हो गया, यानी कि ओवरऑल आपका जितना भी हाउसिंग फिनेंशियल सेविंग है उसको कहा जाता है ग्रॉस हाउसिंग फिनेंशियल सेविंग। अब फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ कहने का मतलब है कि कुछ लाइबिलिटीज़, जैसे कि आप बैंकों से लोन ले लेते हो, या फिर NBFC से लोन लेते हो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले लेते हो, तो जो भी लोन लेते हो तो वो एक तरीके का फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि आज आप लोन लिए हो तो कल आपको देना है, तो आज आपके पास है पैसा तो लाइबिलिटीज़ आपके पास है, कल आप बैंकों को दे दोगे तो वो बैंकों का लाइबिलिटीज़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि आपका जो नेट हाउसिंग फाइनेंशियल सेविंग आप समझिए कि टोटल कितना है, उसमें से आपको जो है माइनस कर देना है जो फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। तो आज की डेट में कितना ये बढ़ चुका है, 7.7% हो गया। लेकिन रीज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रीज़न क्या है, तो स्लो डाउन हो गया है इकॉनमी में, जिसके कारण जो है हमारी ग्रोथ जो बैंकों की है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो चुकी है, कंजप्शन में स्लो डाउन हो गया है। इंडियन के हाउस होल्ड में आप देखो तो 60% हमारी कंट्री की सेविंग्स जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं मैप कहा जा रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये प्रोसीजर है। तो ये है क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो कि टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। और इसमें क्या है ना कि कुछ अथॉरिटीज़ होते हैं आपके दो कंट्रीज़ के, जो कि यहाँ पे डिस्कशन के अंदर जाते हैं और वो जो भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर ये किससे रिलेटेड है, ये जो टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, वो भी ट्रेड टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करते हैं इसके अंदर। और हमारे यहाँ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उनके द्वारा यहाँ पे इनकम टैक्स रूल को अमेंड किया गया एज़ पर जो भी डिस्प्यूट यहाँ पे आपको मैप के अंदर देखने को मिलेगा, और इसको विद इन टाइम फ्रेम यानी कि 24 मंथ के अंदर, 2 साल के अंदर जो है इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर देना है। तो ये भी टाइम टारगेट रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। सो ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर द मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आपका आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और इसको रजिस्टर कैसे किया गया, तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, जो कि यहाँ पे 1976 में ये आपका लाया गया था। इसमें क्या है ना कि आपका सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको असिस्ट करना है कि वो अपने यहाँ पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाए, या फिर जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ है उसको एटलीस्ट रिफॉर्म करे। पब्लिक पॉलिसी कहने का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो कि हम जैसे पब्लिक के लिए बेनिफिट हो, साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा एनालिटिकल जो बेस है ना वो भी प्रोवाइड करे। जैसे कि आप देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मातृत्व वंदना योजना, इस तरीके की जितनी भी स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम्स जिसके अंदर LPG सिलेंडर गैस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये पब्लिक पॉलिसी है ना कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, उन सबको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि सेंट्रल और जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को भी असिस्ट किया जाएगा कि अगर वो अपने यहाँ पे कोई भी इस तरीके का पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं या रिफॉर्म करते हैं तो उनके लिए उनको हेल्प भी किया जाएगा। तो उस तरीके के लिए यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी लाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। तो ये पूरे यहाँ पे टर्म्स हो गए जो आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं डाउट क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो।
नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखते हैं कि एक रिपोर्ट निकल कर आया है जो कि यहाँ पे बताएगा बैंकिंग की क्या ट्रेंड है और किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है 2018-19 में। तो रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है, मे भी ये पूछ लिया जाए कि ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2018-19 ये आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लाई गई है, जिसमें अब देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही हैं। बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि पॉलिसी मेजर्स कोविड-19 के बाद जो है कैसे पॉलिसीज़ आ रहे हैं जिससे कि जो कोविड-19 का इफ़ेक्ट है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकें, मिटिगेट कर सकें, यानी कि जो भी कोविड-19 से जितनी भी प्रॉब्लम हुई है उसको हम लोग रोक सकें और प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकें। साथ ही यहाँ पे रेगुलेटरी एम्बिट क्या क्या है, तो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें कि अमेंडमेंट किए गए। आप लोग भी देखे होंगे कि जो कमोडिटीज़ एक्ट है उसको अमेंड किया गया, उसके बाद और भी एपिडेमिक एक्ट है उसको भी अमेंड किया गया। तो कुछ लेजिस्लेटिव कानूनी तौर पे अमेंड करके लाया गया। एक ग्रेटर पावर यहाँ पे दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक को, एनबीएफसी को और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज़ को। तो ये सबको यहाँ पे एक अच्छा खासा पावर दिया गया है जिससे कि बेटर तरीके से ये काम हो सके। साथ ही साथ अगर आप देखो तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिसकी कि यहाँ पे ग्रॉस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो रेशियो भी कम हुआ है, 9.1% कहा जा रहा है एट द एंड मार्च 2019, जो कि 2020 में कितना है तो 7.5% हुआ है। तो 9.1% से 7.5% हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारा जो ग्रॉस यानी कि ओवरऑल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, तो वो थोड़ा घट गया है, 7.5% में आ गया है। परफॉर्मेंस अगर हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का देखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों तरीके से, प्रॉफिट के टर्म्स में भी और एसेट क्वालिटी में भी, यानी कि अच्छा खासा बैंकों में पैसे भी आ रहे हैं और प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो बैंकों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। रिकवरी प्रोसेस अगर हम लोग देखें, जितनी भी लार्ज अमाउंट को रिजॉल्व करने की बात की जा रही थी वो भी आईबीसी के थ्रू और सारफेसी एक्ट के थ्रू। तो हमारे यहाँ जितनी भी दिवालिया हो जाती है कंपनी की, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये जब से आया है 2018 से आया है, आई थिंक 2016 से, है ना। तो ये कानून 2016 में लाया गया, तब से ये काम ऐसा कर रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हु इज़ इंसॉल्वेंट एंड हु इज़ बैंक्रप्ट, ये समझना ज़रूरी है। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा वो डेट में चले गए, यानी कि वो लोन ले रहे हैं लेकिन उस तरीके का उनका मुनाफा नहीं हो रहा है, बिज़नेस अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा घाटे में चले गए। तो उस तरीके की कंपनी को जो है ना, यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी कंपनी है, कितने ज़्यादा डेट में जा रहे हैं, कर्जे में जा रहे हैं, तो उसको इंसॉल्वेंट कह दिया जाता है। लेकिन बैंकरप्ट तब होता है ना कि जब उस कंपनी के खुद ही मालिक आकर ये कह दे कि वो इतना ज़्यादा डेट में जा चुके हैं कि अब वो वापस जो है इस कंपनी की जितनी भी कैपिटल है या जो भी एसेट है उसको रिकवर करने के कैपेसिटी में नहीं है, वो अब वो इसको रिकवर करने के हालत में नहीं है। तो जब ये डिक्लेयर कर दे, उस कंपनी के जो मालिक है वो खुद ही डिक्लेयर कर दे, तो उसको हम लोग बैंकरप्ट कह देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो ये कोड लाया गया था जिसमें कि बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं ना जो कि अंदर ही अंदर वो कर्जे में जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता, कोई देख नहीं पाता है और दिवालिया हो जाता है। तो उससे यहाँ पे बैंकों को घाटा होता है क्योंकि वो सारे कंपनीज जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए कई लाखों करोड़ों का लोन लेके बैठे रहते हैं, पैसा खाए रहते हैं बैंकों का, और बैंकों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी कंपनी डूब जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ना सरकार के द्वारा ये लाया गया था। साथ ही सारफेसी एक्ट है, तो सारफेसी एक्ट जो एनपीए होता है, तो एनपीए की जो पैसे हैं कम से कम जो लोन लेकर भागे हैं तो उनसे जो है ना एटलीस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रिकवर करने का कोशिश किया जाता है। तो ये दो काम हो रहा है। तो इसके थ्रू देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो है रिजोल्यूशन निकल कर आ रहा है, लार्ज अमाउंट का अच्छा काम कर रहे हैं आईबीसी का। और आईबीसी के बारे में एक बात और मैं बताऊँ कि कोविड-19 को देखते हुए 1 साल के लिए ये सस्पेंड कर दिया गया था और 2020 में ये सस्पेंड कर दिया गया था। इट मीन्स कि क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी, बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप और ऐसे बिजनेस है जो कि घाटे में जा चुकी थी। तो इसलिए इस तरीके के इसको यहाँ पे काम करने का बंद कर दिया गया था कि अभी आप ये काम नहीं करेंगे, अभी नहीं देखेंगे आप कि कौन सी कंपनी घाटे में जा रही है। लेकिन अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि इसको फिर से रिवाइव करना चाहिए, फिर से इनको जो है अपना काम देना चाहिए कि हाँ देखिए कि कौन सी कोविड-19 के बाद जो है कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी हालत ख़राब है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मोस्ट जो यहाँ पे पेमेंट बैंक है वो भी अच्छा खासा काम करे, प्रॉफिट हो रहा है। उनका सोर्सेज ऑफ इनकम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी अंडर स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और रिवर्स माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन कहने का मतलब है कि जब आप अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन में जाते, सिटी में जाते, कंट्री में जाते विथ पर्पस कि आप अगर पढ़ने जा रहे हो या फिर कहीं
जॉब करने जा रहे हो या फिर अपने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने जा रहे हो, या फिर लड़कियां जो शादी के बाद माइग्रेट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें माइग्रेशन में इंक्लूड होती है। बट रिवर्स माइग्रेशन, जैसे कि आप देख रहे थे कि लॉकडाउन के बाद सारे लोग जो है अपने होम टाउन वापस आ रहे थे, जहाँ पे भी वो काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रह रहे थे, खा रहे थे, वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने होम टाउन वापस आ रहे थे, तो इसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन से कहीं की भी स्थिति हो, चाहे उस सिटी की हो, चाहे उस कंट्री की हो, उससे स्थिति कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। एनबीएफसी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखो कि अभी थोड़ा सा ये इसकी स्थिति ठीक है। साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंसियर की अगर बात करें तो इसमें भी इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है, जो लोन एसेट है उसकी भी ठीक तरीके से यहाँ पे इम्पेयर हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लीशंस है ना, यानी कि घर बनाना, ये सारी चीज़ें की जो आप देखते हो कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो उसमें जो डिले हो रहा है, कॉस्ट ओवररन हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा डिले होता है होम बायर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो लोन एसेट यहाँ पे उनका जो होता है, उनकी इम्पेयरमेंट जो है ना वो बहुत धीरे धीरे होती है। बट इस चीज़ को भी अभी देखा जा रहा है कि सही चल रहा है। तो ये सारी बातें बताई गई है हर एक फील्ड के बारे में यहाँ पे आरबीआई के द्वारा इस रिपोर्ट में लिख दिया गया है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी इस तरीके का बातों को कोट करना है तो आप आरबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। तो बैंकों के जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंज किया गया है। रिसेंटली आरबीआई के जो इंटरनल वर्किंग कमेटी है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो लाइसेंसिंग नॉर्म्स है ना बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसको कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब ये बैंकिंग की लाइसेंस होती क्या है, तो हमारे यहाँ एक बाकायदा कानून है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें रखा गया है कि कोई भी कानून जो इंडिया का है ना वो बैंकिंग बिजनेस को कैरी तब तक नहीं करेगा जब तक उनके पास जो है लाइसेंस नहीं होगी, और ये लाइसेंस जो है आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे कंट्री में जितने भी कंपनी है ना उनको अपनी कंपनी को रन करने के लिए एक लाइसेंस लेना होता है। जैसे आप अपनी गड्डी को चलाने के लिए लाइसेंस लेते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो, वैसे ही हमारे यहाँ जो है कंपनी को भी रन करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, अब ये लाइसेंस जो लेना होता है ये किस कानून के तहत है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत है। अब क्या यहाँ पे सजेस्ट किया गया, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए इंटरनल वर्किंग कमेटी के द्वारा, तो कहा जा रहा है कि लार्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल जो हाउसेज है उनको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए एज ए प्रमोटर ऑफ बैंक, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेज है ना उनको एज ए बैंक जैसा प्रमोटर उनको अलाउ करना चाहिए। साथ ही वेल रन यहाँ पे लार्ज नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसीज है, वो जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको देखना होगा, यानी कि जो जिस भी एनबीएफसी का यहाँ पे एसेट साइज़ 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे कंसीडर करना होगा। उनको अब क्या है कि एनबीएफसी से बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे एनबीएफसीज है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनबीएफसीज है ना जो कि बहुत झोलू काम करते हैं। जैसे कि आप देखो IL&FS जो एनबीएफसी थी, बहुत बड़ी एनबीएफसी थी, लेकिन ये अचानक से जो है ना दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, सब हो गया। तो ये कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा झटका लगा था हमारे आप कह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर को। तो इसलिए इस तरीके के काम ना हो, तो अगर जो भी एनबीएफसी है, क्योंकि रेगुलेटरी आप एनबीएफसी का कोई एक नहीं देखते हो, बहुत कोई है, सेबी भी करता है, इसमें आपको आरबीआई भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए बहुत तरीके की कन्फ्यूजन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि 50,000 से करोड़ जिनका भी एसेट साइज़ है एनबीएफसी का, उसको बैंकों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कुछ और चेंजेस भी कहा गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस और जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक को यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और बैंक की जो इन्वेस्टमेंट है किसी न्यू और एग्जिस्टिंग जो एंटिटीज़ है, कोई भी न्यू अगर प्रोजेक्ट आती है तो उसमें जो बैंक इन्वेस्ट करते हैं ना वो उसकी कैप लगा के 20% कर देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है उस प्रोजेक्ट की जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट होगी उसकी सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बैंकों की तरफ से। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नीड फॉर दिस स्टेप आप देखो कि क्या है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा मतलब कि थ्रेट है। IL&FS जो था जिस तरीके से वो डूबा, और DHFL भी किस तरीके से क्राइसिस हुआ, उसके कारण जो है इस तरीके का चेंजेस लाया जा रहा है। साथ ही लार्ज जो NBFCs है उनको अलाउ किया जाएगा कि अब वो बैंक बने। साथ ही इमर्जेंस हो रहा है, फिनटेक सेक्टर्स का आप देखो कि इमर्जेंस हो रहा है, तो इसलिए भी इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए दीज आर द रीजंस जिसके कारण जो है ये आपका यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को जो दिया जा रहा है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि रीकैपिटलाइजेशन होगा, यानी कि अच्छा खासा पैसे आएंगे, री एंट्री होगा इंडियन का जो यहाँ पे आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा जो है इंडिया का ये री एंट्री होगा, ग्रेटर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और बैंकिंग की जो ऑप्शंस है डिपॉजिटर को जो अपना मनी जाके डिपॉजिट करते तो उनके लिए डाइवर्सिफाई हो पाएगा, यानी कि ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस यही है कि यहाँ पे लेंडिंग और जो सर्कुलर बैंकिंग है उसकी
प्रॉब्लम निकल कर आएगी, यानी कि जिस तरीके से लोन वगैरह देते हैं तो उनमें प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये सारे कुछ इश्यूज़ निकल कर आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस जो NBFC को दिया जाए, तो NBFC को देने से क्या होगा कि जो IL एंड FS क्राइसिस हुआ है उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक को क्या होता है कि RBI अच्छे से मॉनिटर करती है, देख लिया जाता है कि कौन बैंक घाटे में चल रहे हैं, तो या तो उसको बंद कर दिया जाता है जैसे बंधन बैंक है, या तो उसको मर्ज कर दिया जाता है जैसे इलाहाबाद को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे बैंक है जिसको मर्ज कर दिया गया PNB के साथ। तो इस तरीके से जो है ना बैंक अच्छी खासी से RBI के अंडर में रहता है, तो इसीलिए इस तरीके का अच्छा खासा कंपनी भी इस तरीके से ना डूबे, इसलिए बैंक बना देना बेटर है। लेकिन इसमें चैलेंजेस यही है कि कॉस्ट, जो भी आपका एसोसिएटेड कॉस्ट की ज़रूरत होती है एक बैंक को, वो ये होल्ड कर पाएंगे कि नहीं, या फिर NBFC में जो पॉसिबल रिलक्टेंट है वो भी देखने को मिलेगा कि NBFCs में कुछ प्रॉब्लम होते, इश्यूज़ होते, वो इसको कॉप अप कर सकते हैं कि नहीं, या फिर पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि NBFC अपने मन से काम करती है और बैंक जो है ना वो पूरी तरीके से कानून के अंदर घिरा है। बैंक कोई भी अपने मन मौजी तरीके से काम नहीं कर सकते, वो एकदम कानून के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। तो क्या इस तरीके से NBFC भी काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये बात है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेनिफिट क्या होगा NBFCs को अगर लाइसेंस दे दे, तो इससे डिपॉजिट का एक्सेस जो है वो बढ़ेगा, साथ ही अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एक अच्छा खासा बेटर ओवरसाइट देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पे कनेक्टेड लेंडिंग की बात की जा रही है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? तो यहाँ पे आप देखो कि कॉर्पोरेट हाउस है B, ये एसोसिएटेड बैंक है A, ये कॉर्पोरेट हाउस है A, ये एसोसिएटेड बैंक है। तो ये एक लिंक बताया जा रहा है, ये कनेक्टेड लेंडिंग है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एसोसिएटेड बैंक A है, वो अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउस B को अगर यहाँ पे लेंड करते हैं, ठीक है, और ये अगर देखो कोई कॉर्पोरेट हाउस A है तो ये आपका एसोसिएटेड बैंक जो C है उसको लेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एसोसिएटेड बैंक B है ना, इसका जो B है, इसका बैंक है, देखिए एक कॉर्पोरेट हाउस होगा उससे एसोसिएटेड बैंक होंगे, ठीक है, और जैसे ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C हो गया, तो एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करके रखा गया है कि ये जो एसोसिएटेड बैंक है ना, ये B के कॉर्पोरेट हाउस को ये लेंड करेंगे, और ये जो आपका B का एसोसिएटेड बैंक है ये किसको लेंड करेगा, तो ये कॉर्पोरेट हाउस C को करेगा, और C का जो बैंक है वो किसको करेगा, तो ये कॉर्पोरेट हाउस A को करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया ना कि आप देखो कि एक दूसरे को यहाँ पे लेंड करना है, यानी कि लोन वगैरह देना है, पैसे कर्ज में देना है, तो इससे क्या होगा ना कि आपका सही तरीके से एक काम चलेगा। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया है कॉर्पोरेट हाउस का, तो कॉर्पोरेट हाउस को एक बैंक के साथ जोड़कर यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे जो भी कमी होगा या फिर कहीं भी घाटा होगा तो उस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, उसको समझिए। सबसे पहला है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में बात किया जाता है, कई बार आप भी सुने होंगे। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है, ये क्या है, ये ईज़ का पार्ट है। ईज़ कहने का मतलब है कि इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म है, जिसमें कि आप देखो कि बैंकिंग सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना है और उनके दरवाजे तक। तो इससे क्या हो पाएगा कि यूनिवर्सल टच पॉइंट हो पाएगा, यानी कि कॉल सेंटर है, वेब पोर्टल्स है, मोबाइल ऐप है, इसके थ्रू जो है ना यहाँ पे आप देखो कि सबसे अच्छी चीज़ है मोबाइल ऐप। आज के डेट में आप देखो कि विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ भी आप परचेज़ करते हो तो बस आप तुरंत एक पेमेंट करते हो, आपको वो फैसिलिटी, आपको वो सर्विस मिल जाता है। या फिर आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो कहीं से भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप परचेज़ करते हो, तो सामान आप चूज़ करते हो, ऑर्डर करते हो, उसमें पेमेंट करते हो, वो सामान आपके घर में आ जाता है। तो उसी तरीके से अब ये आपका डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस भी कहा जा रहा है। इसमें आप समझो कि ईज़ रिफॉर्म क्या है। ईज़ रिफॉर्म एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो है एक एजेंडा है जिसको 2018 में लाया गया था, और इसका मतलब यही है कि एक स्मार्ट और क्लीन बैंकिंग बनाना है, यानी कि हमारे यहाँ के जो बैंक है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करे, इसलिए ईज़ लाया गया है। कैपिटल इन्फ्यूजन जो पब्लिक सेक्टर बैंक में किया जाता है वो डिपेंडेंट होता है कि उस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है और उसमें कितना रिफॉर्म की ज़रूरत है। ईज़ रिफॉर्म इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस देखी जाती है, वो भी इनका आप देखो कि मेट्रिक जो है 6 थीम्स के ऊपर होता है, और इसमें सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक को एक अच्छा खासा इवोल्यूशन किया जाता है, उनके बेंचमार्क होते हैं, उसी बेसिस पे हर एक बैंकों को कंपेयर किया जाता है। तो ये ईज़ रिफॉर्म, ईज़ इंडेक्स समझ गए, ये बैंकों से रिलेटेड है, इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। ईज़ रिफॉर्म्स के अंदर 6 थीम्स है, तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो 10 इंडिकेटर्स था उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिया गया था कि कौन सा इंडिकेटर्स नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चंस 2019 में आए थे, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 6 थीम्स को भी याद कर लीजिए। सबसे पहला है कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि हम लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कुछ बैंक अच्छे होंगे, जो बैंक अच्छे होंगे ऑटोमेटिक आप उसमें अपने अकाउंट ओपन कराओगे ही, आप उसके अकाउंट होल्डर होंगे, उसमें पैसे डिपॉजिट कराओगे, जैसे SBI की एटलीस्ट सबके होते ही है। साथ ही साथ जो है रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, यानी कि बैंक कितने रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप कुछ वहाँ से सर्विस अवेल कर रहे हो तो वो कितना अच्छे तरीके से वो जवाब देते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी मैटर करता है। क्रेडिट ऑफ टेक है, साथ ही साथ जो है PSB ऑन उद्यमी मित्र है, यानी कि आप देखो कि जो भी उद्यमी है, MSME है,
जितने भी सेक्टर्स होते हैं जो इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो उसमें कितना ये हेल्प करते हैं इंश्योरिंग आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स को देखा जाता है। डिपनिंग फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, यानी कि कौन से बैंक है जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि एटलीस्ट घर में जितने भी सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उसमें से एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट होना एटलीस्ट। लेकिन ये चीज़ फिनेंशियल इंक्लूजन है कि हमारे देश में जितने लोग हैं उन सब के पास जो है एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। डिजिटाइजेशन है कि आप सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सको। ये सारी थीम्स है कि कौन सी बैंक इतनी सर्विस प्रोवाइड करी है कि कस्टमर भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बैंक भी रिस्पॉन्सिबल देखने को मिल रहा है, क्रेडिट भी सही टाइम पे मिल रहा है, उद्यमी मित्र को भी पीएसबी जो है हेल्प कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि आउटकम्स अच्छा है, और लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना और डिजिटल सर्विस कितना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है ईज़ में। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते। कल हम लोग मिलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून है जिसको कि अमेंड किया गया है। तो इसमें क्या क्या न्यू रूल्स लाए गए ये कल हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं कल। आज के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आगे बने रहने के लिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो डेली आपको 4 बजे या 7 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।